देखा दीदी, कैसे इसका मुंह सूज गया हम लोगों के मायके आते ही। इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी है हम लोग आए भी ना। महारानी तो यह चाहती है हम लोग ना आए। सुमन की 3 नंबर वाली ननद अपने से बड़ी बहन से खुसुर फुसुर कर रही थी। सुमन के चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंसकर बदल गई। सुमन ने अपने आते हुए सब सुन लिया था। अब चोर सी बनी वही बेटी सुमन की 5 नंदे थी। 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सटे छोटा सा टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती। कभी चाय पानी तो कभी सुमन के कहने पर खाने पर रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहर में रहती थी। कभी कभार आना होता और जब भी वे आती तो फिर 5 इकट्ठा होती, और जब 5 इकट्ठा होती तो सुमन की घीघी बन जाती। 5 बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को सुमन से सूद समेत वापस लिया जाता। 5 बहनें जब बैठती, दुनिया जमाने की बुराइयां ऐसे लगता जैसे सबसे दयालु वही है। सुमन को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। सुमन रोटी को तेज आंच पे पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है। मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ। मेरा बाथरूम तो चमकता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं होती थी। गंदगी वाली बात पे जैसे सुमन के मिर्चें लग जाती। मन होता कह दे, मैं तो खुरसती ही रहती हूँ, पर यह मकान मेरी सफाई से ज्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई। एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी इस बहन को कर्जे तो कभी उस बहन को कर्जे दो। सुमन खुद भी कमाती थी, पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यवर्गीय कितना भी मेहनत कर ले, ऊपर नहीं उठ पाता। पर सुमन कुछ न कह पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में न था, दूसरे इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान न्यौछावर जो करते थे। कभी एक ननद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके में। ये बात तो वो वाली नंदे कहती जिनके 3-3 बच्चे मायके में ही हुए, सालों साल मायके में ही रही। सुमन अपराध बोध से ग्रसित हो जाती, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती, उसकी बात अलग थी। अब महीनों के लिए आना, ये बात सुमन को समझ न आती। सुमन की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात पे सुमन चुप न रह सकी, बोल पड़ी, क्यों जीजी यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर? आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए हैं। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वह अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते वह मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। यह देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब तो यही तकिया कलाम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता है इसका। अब उसका मुंह ना सूजे, नंदों के आते ही वह डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें और उसके हर काम में। पीठ झुका के चलती है, सिर्फ मोबाइल ही चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें, उनकी बातें सुमन को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती।
कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में तो वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उसके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। सुमन के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं दूसरे शहर घूमने भी जाना हो तो एक दो बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थी। सुमन और बच्चों के साथ पारिवारिक समय में बहनों को वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी सुमन माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों की जगह 5 भाइयों के आंगन में ब्याहती रहती। कभी न कभी सब अलग हो जाते। ये तो जिंदगी भर का रोना तो ना रहता। इस बार 5 बहनें इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पर बहस होने लगी। 5 बहनें और बीच में दुलारा भाई। सुमन किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराइयां चालू थी। सुमन भी जाकर वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़ी। सुमन के तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी क्या? हाँ तो और क्या, अब आ गई नहीं तो हो। एक ननद दांत पीसते हुए बोली। सुमन ने पति की तरफ देखा, वो चुप था। सुमन फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ, सारी बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब क्या आप लोग कुछ भी बोलिएगा? अभागिन मत कहिएगा, ये तिरस्कार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है मैंने। घर की तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लाखों लाख तो आप लोग कर्जे लेकर बैठिए भाई से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चूकती। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सके। सुमन। पति रमेश ने इतना तेज चिल्लाया कि सुमन की आधी बातें मुंह में ही रह गई। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? जाओ यहाँ से। रमेश ने डपटा तो वह रोने सूरत बनाए हुए वहां से चली आई, लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर पकड़ लेने के बाद रमेश आए तो सुमन मुंह फुलाते बैठी थी। ये भी उस घर के नियम था, जब तक बहनें सोने चली ना जाए रमेश कमरे में ना आता। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी रमेश के आते ही सुमन ने 2 टूक बात कर ली, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोझ से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगी आपका चिल्लाना भी। सुमन फोन करते हुए बोली, मुझे छोड़ दे या अलग घर लेकर दे। सुमन के अटल फैसले को देख रमेश समझ गया अब बात डांट टपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा, देखो सुमन, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसे रहना है रहो, और उन सब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोग की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देख के शायद ही कुछ कह पाए। रमेश के समझाने पर सुमन संतुष्ट तो नहीं हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप रहकर घुटेगी नहीं, ना ही तिरस्कार बर्दाश्त करेगी। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दिया जाए तो रमेश अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी थे, उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी देना था। रमेश को छोड़ने की बात बस उससे सबक दिलाने के लिए कही थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।